एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारे साथ इस समय कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो रही। तुम सुरक्षित हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम जहां बैठे हो वहां इस समय शायद सब ठीक है। फिर भी क्या तुम्हारा मन शांत है या वो कहीं और चला गया है? शायद किसी ऐसी बात में जो कल हुई थी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने तुम्हें हर्ट किया, किसी पुराने डिसीजन के बारे में जिसे तुम बदल नहीं सकते, या फिर किसी ऐसे फ्यूचर में जो अभी आया ही नहीं। आगे क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर पैसे कम पड़ गए तो? अगर मेरी जिंदगी वैसी नहीं बनी जैसी मैंने सोची थी? और यही इंसान की सबसे अजीब समस्या है। हमारा शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है, लेकिन हमारा दिमाग शायद ही कभी। हम खाना खा रहे होते हैं, लेकिन दिमाग अगले काम में होता है। हम किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन मन पिछले आर्ग्यूमेंट को दोहरा रहा होता है। हम बिस्तर पर लेटे होते हैं, लेकिन दिमाग कल की चिंता कर रहा होता है। और कभी कभी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन हम वास्तव में उसमें मौजूद बहुत कम होते हैं। एक हॉट टॉल की किताब द पावर ऑफ नाउ इसी एक सवाल को पकड़ती है। अगर जीवन वास्तव में सिर्फ इसी क्षण में घटता है, तो हमारा दिमाग हमें लगातार इस क्षण से बाहर क्यों ले जाता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम अपने थॉट्स के बिना जी सकते हैं? दिमाग की आवाज। मान लो किसी ने आज तुम्हें कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आया। बात सिर्फ 2 मिनट चली, वह व्यक्ति चला गया, घटना खत्म हो गई। लेकिन तुम्हारे लिए वह खत्म नहीं हुई। तुम घर आते हो, फिर वही बातचीत याद आती है। मुझे उस समय ऐसा जवाब देना चाहिए था। फिर तुम इमेजिन्ड कन्वर्सेशन शुरू करते हो। अगर वह फिर से ऐसा बोलेगा तो मैं उसे यह कहूँगा। फिर गुस्सा आता है, फिर पुरानी कोई दूसरी घटना याद आती है, और अचानक 1-2 मिनट की घटना तुम्हारे दिमाग में 2 घंटे की कहानी बन जाती है। ध्यान दो, घटना 2 मिनट की थी, बाकी सब कहाँ हो रहा है? तुम्हारे दिमाग में। यही डिस्टिंक्शन द पावर ऑफ नाउ की शुरुआत में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। विचार होना समस्या नहीं है, विचार हमारे लिए ज़रूरी हैं। हम उनसे सीखते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम सोचते नहीं, बल्कि लगातार थिंकिंग के अंदर फंसे रहते हैं। एक थॉट आता है, हम उसे सच मान लेते हैं। फिर दूसरा थॉट आता है, उसका जवाब देते हैं। फिर तीसरा, और धीरे धीरे हमें यह भी याद नहीं रहता कि हम सिर्फ सोच रहे हैं। हमें लगता है यही रियलिटी है। एक छोटा सा फर्क जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। मान लो तुम्हारे दिमाग में आता है, मैं असफल हो जाऊंगा। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, तुम इस थॉट को सच मान लेते हो, हाँ मैं फेल हो जाऊंगा। फिर एंजाइटी आती है, फिर डर, फिर फ्यूचर की इमेजेस, फिर तुम्हारा शरीर भी उसी डर के साथ रिएक्ट करने लगता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, तुम सिर्फ नोटिस करते हो, मेरे मन में फेलियर का विचार आया है, बस सिर्फ इतना। लेकिन दोनों सिचुएशंस में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहली स्थिति में तुम थॉट के अंदर हो, दूसरी में तुम थॉट को देख रहे हो। और टॉल के अनुसार अवेयरनेस का जन्म यहीं होता है। क्योंकि अगर तुम अपने थॉट को देख सकते हो तो एक सवाल उठता है, जो चीज़ दिखाई दे रही है, क्या मैं सिर्फ वही हूँ? तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने शरीर की सेंसेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि थॉट्स तुमसे पूरी तरह अलग कोई चीज़ हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि तुम्हारे पास उन्हें देखने की क्षमता है। और जैसे ही ऑब्जर्वेशन आता है, वैसे ही ऑटोमेटिक रिएक्शन के बीच एक छोटा सा स्पेस पैदा होता है। लेकिन हम अपने थॉट्स में इतने फंसते क्यों हैं? क्योंकि माइंड सिर्फ सोचता नहीं, वह आइडेंटिटी बनाता है। तुम अपने बारे में एक कहानी बनाते हो, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं हमेशा गलत डिसीजंस लेता हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फेलियर हूँ। शुरुआत में ये सिर्फ डिस्क्रिप्शंस होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इन्हें अपना मैं मान लेते हैं। फिर जिंदगी में कोई घटना होती है
और हमारा माइंड तुरंत उसे हमारी आइडेंटिटी से जोड़ देता है। मान लो किसी इंटरव्यू में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। फैक्ट सिर्फ इतना है, तुम सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन माइंड इससे बहुत आगे जा सकता है। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। अब रिजेक्शन सिर्फ एक घटना नहीं रही, वह तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। और यहीं ईगो का खेल शुरू होता है। टॉल के लिए ईगो सिर्फ घमंड नहीं है। ईगो वह साइकोलॉजिकल मैं भी है जिसे हम लगातार अपने बारे में बनाए रखते हैं। मेरा पास्ट, मेरी अचीवमेंट्स, मेरी फेलियर्स, मेरी रेपुटेशन, मेरी बिलीव्स, मेरी कहानी। और फिर हमें अपनी कहानी को बचाना पड़ता है। कोई तारीफ करता है, हमारा मैं मजबूत होता है। कोई आलोचना करता है, हमारा मैं खतरे में महसूस करता है। कोई हमें इग्नोर करता है, हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा कैसे। और फिर छोटी सी घटना इमोशनल बैटल बन जाती है। तुम्हारी कहानी और तुम्हारी जिंदगी एक चीज नहीं है। तुम्हारे बारे में जो कुछ तुम जानते हो वह तुम्हारी पूरी रियलिटी नहीं है। तुम्हारा पास्ट तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन तुम केवल अपना पास्ट नहीं हो। तुम्हारे बिलीव्स हैं, लेकिन तुम केवल अपने बिलीव्स नहीं हो। तुम्हारे थॉट्स हैं, लेकिन तुम हर थॉट नहीं हो। तुम्हारी इमोशंस हैं, लेकिन तुम हर इमोशन नहीं हो, क्योंकि ये सब बदलते रहते हैं। आज जो बात तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण लगती है, हो सकता है 5 साल बाद वह तुम्हें बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लगे। आज जिस इंसान को तुम अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हो सकता है कुछ साल बाद वह तुम्हारी जिंदगी में ही ना हो। आज जिस फेलियर को तुम अपनी जिंदगी का अंत समझ रहे हो सकता है वही फेलियर बाद में तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक छोटा अध्याय रह जाए। फिर सवाल उठता है, अगर तुम्हारे जीवन की हर चीज बदलती रहती है तो क्या तुम्हारी आइडेंटिटी भी बदलती रहती है? टॉल हमें इसी अवेयरनेस की ओर ले जाते हैं। अपने बारे में बनाई गई कहानी को देखो, उसे तुरंत सच मत मानो। अतीत का एक काम है। अतीत बुरा नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कोई घटना हुई और तुमने उससे कुछ सीखा तो वह नॉलेज है। अगर तुमसे कोई गलती हुई और तुमने समझ लिया कि आगे क्या नहीं करना तो अतीत उपयोगी है। समस्या तब शुरू होती है जब अतीत टीचर से बदलकर घर बन जाता है। तुम पुराने घटनाक्रम को बार बार रिप्ले करते हो। काश मैंने ऐसा किया होता, मुझे उस दिन वहां नहीं जाना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी जिंदगी तब बेहतर थी। और फिर तुम वर्तमान में बैठे हुए भी अतीत में जी रहे होते हो। सबसे अजीब बात यह है कि अतीत को सोचते हुए हम अक्सर यह इल्यूजन रखते हैं कि हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर घटना बदल नहीं सकती तो बार बार उसे रिप्ले करना सॉल्यूशन नहीं है। लर्निंग और रिप्लेइंग अलग चीजें हैं। एक तुम्हें आगे ले जाता है, दूसरा तुम्हें वहीं रखता है। इसलिए टॉल अतीत को मिटाने के लिए नहीं कहते। वह कहते हैं अतीत से सीखो, लेकिन उसे अपनी वर्तमान पहचान मत बनने दो। भविष्य भी एक कहानी है। अब अतीत को छोड़कर भविष्य की तरफ चलो। हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं, यह जरूरी है, लेकिन प्लानिंग और एंजाइटी में एक बड़ा अंतर है। प्लानिंग पूछती है मुझे क्या करना चाहिए, एंजाइटी पूछती है अगर सब कुछ गलत हो गया तो। प्लानिंग तुम्हें एक्शन तक ले जाती है, एंजाइटी तुम्हें पॉसिबिलिटीज के जंगल में ले जा सकती है। मान लो अगले महीने तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तुम तैयारी कर सकते हो, टाइम टेबल बना सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यह फ्यूचर ओरिएंटेड एक्शन है। लेकिन अगर तुम हर रात सोचते रहो अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा करियर खत्म हो गया तो, अगर मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तुम फ्यूचर सॉल्व नहीं कर रहे। तुम अपने माइंड में एक इमेजिनरी फ्यूचर बना रहे हो और उस फ्यूचर पर अभी इमोशनल रिएक्शन दे रहे हो। जिस घटना का अस्तित्व तो अभी नहीं है, उसका डर अभी पैदा हो गया। यही माइंड की शक्ति है और यही उसकी लिमिटेशन भी है। तुम्हारे पास वास्तव में कितना समय है? यह सवाल सुनने में अजीब लगता है। हम कहते हैं मेरे पास 10 साल हैं, मेरे पास कल पूरा दिन है, मैं अगले महीने यह करूंगा।
लेकिन तुम जिंदगी को 10 साल के हिस्से में अनुभव नहीं कर सकते। तुम उसे एक एक क्षण में अनुभव करते हो। कल आएगा तो वह भी वर्तमान बन जाएगा, अगला महीना आएगा तो वह भी नाव होगा, 5 साल बाद का दिन आएगा तो वह भी उस समय का नाव होगा। इसलिए टॉल के लिए नाव कोई छोटा मोमेंट नहीं, यह वह एकमात्र स्थान है जहां जीवन वास्तव में तुम्हें मिलता है। तुम अतीत को याद कर सकते हो, भविष्य की कल्पना कर सकते हो, लेकिन दोनों काम भी तुम अभी कर रहे हो। और यही रियलाइजेशन किताब का केंद्र बन जाता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी वर्तमान क्षणों की एक श्रृंखला है। अगर तुम हर वर्तमान क्षण को फ्यूचर की तैयारी में खर्च कर देते हो तो आखिर जी कौन रहा है? जब मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। हम सभी के भीतर एक सेंटेंस छिपा रहता है, जब यह हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब पैसा पर्याप्त होगा, जब करियर सेटल होगा, जब घर मिलेगा, जब रिलेशनशिप ठीक होगा, जब लोग मुझे समझेंगे, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जब मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तब मैं आराम से जीऊंगा। लेकिन समस्या यह है कि मन की एक आदत है, एक कंडीशन पूरी होते ही दूसरी कंडीशन पैदा करना। तुमने एक गोल अचीव किया, कुछ समय बाद वह नॉर्मल लगने लगता है। अब नया गोल चाहिए, नया टारगेट, नया कंपैरिजन, नई चिंता। इसका मतलब यह नहीं कि गोल्स बेकार हैं, गोल्स डायरेक्शन देते हैं। लेकिन अगर तुम यह मान लो कि जब तक गोल पूरा नहीं होगा तब तक वर्तमान जीवन अधूरा है, तो तुम वर्तमान को सिर्फ वेटिंग रूम बना देते हो। तुम फ्यूचर के लिए काम करते हो लेकिन वर्तमान को जीना भूल जाते हो। टॉल का संदेश एम्बिशन छोड़ने का नहीं है, वह सिर्फ यह पूछते हैं, क्या तुम बेहतर फ्यूचर बनाते हुए भी इस मोमेंट में मौजूद रह सकते हो? एक्सेप्टेंस का अर्थ हार मानना नहीं। अब किताब की एक बेहद महत्वपूर्ण बात आती है, प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना। यह सुनकर बहुत लोगों को लगता है, तो क्या जो हो रहा है उसे बदलने की कोशिश न करें? नहीं, अगर कोई समस्या है उसे बदलो, अगर कोई गलत सिचुएशन है उससे बाहर निकलो, अगर कोई डिसीजन लेना है लो, लेकिन पहले रियलिटी को देखो। मान लो बारिश हो रही है और तुम्हें बाहर जाना है। तुम बारिश से नाराज हो सकते हो, तुम कह सकते हो बारिश आज ही क्यों होनी थी, लेकिन बारिश तुम्हारी प्रेफरेंस के अनुसार नहीं रुकेगी। अब तुम्हारे पास विकल्प है, बारिश को मेंटली रिजेक्ट करते रहो या अम्ब्रेला लेकर निकलो। एक्सेप्टेंस का अर्थ बारिश पसंद करना नहीं, एक्सेप्टेंस का अर्थ है ठीक है, रियलिटी इस समय यही है, अब एक्शन पॉसिबल है। रेजिस्टेंस सफरिंग को कैसे बढ़ाती है? मान लो तुम्हें कोई अनप्लेजेंट न्यूज़ मिलती है। पहला पेन वास्तविक हो सकता है, लेकिन उसके बाद माइंड कहता है यह नहीं होना चाहिए था, फिर मेरे साथ ही क्यों, फिर मेरी ज़िंदगी हमेशा ख़राब रहती है, फिर अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। अब ओरिजिनल इवेंट के ऊपर कई लेयर्स जुड़ गई। यही साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। टॉल के अनुसार हम हमेशा घटना को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ हमारा रिलेशनशिप बदल सकता है। एक्सेप्टेंस का मतलब पेन को डिनाई करना नहीं, बल्कि पेन के सामने ईमानदार होना है। हाँ, यह पेनफुल है, बस बिना तुरंत उसे 10 भविष्य की कहानियों में बदलने के। यहीं टॉल एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, पेन बॉडी। उनके अनुसार हमारे भीतर पुराने इमोशनल पेन की एक तरह की जमा हुई ऊर्जा हो सकती है। कभी कभी कोई छोटी सी घटना उस पेन को एक्टिवेट कर देती है। किसी ने एक शब्द कहा और तुम्हारी रिएक्शन बहुत बड़ी हो गई। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया और अचानक तुम्हारे भीतर पुरानी लोनलीनेस जाग गई। किसी ने आलोचना की और तुम्हें सिर्फ आज की क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि कई पुराने एक्सपीरियंसेस याद आने लगे। ऐसे समय में हमारा माइंड अक्सर एक कल्प्रिट ढूंढता है, उसने मुझे इतना एंग्री कर दिया। लेकिन टॉल एक अलग तरीका सुझाते हैं, इमोशन को ऑब्जर्व करो। अगर गुस्सा है तो गुस्से की फिजिकल सेंसेशन को महसूस करो। सीने में गर्मी, जबड़े में टेंशन, सांस तेज, हाथों में बेचैनी, इन सेंसेशंस को देखो, क्योंकि जब इमोशन पूरी तरह अनकॉन्शियस होता है तो वह तुम्हें चला सकता है।
जब वह कॉन्शियस हो जाता है तो तुम्हारे पास चॉइस आने लगती है। लेकिन अवेयरनेस का मतलब इमोशन को सप्रेस करना भी नहीं है। अगर तुम दुखी हो तो खुद से यह मत कहो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। अगर गुस्सा आया है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह भी एक दूसरी तरह की रेजिस्टेंस हो सकती है। इमोशन को महसूस करना और उसके आधार पर तुरंत एक्शन लेना अलग बातें हैं। तुम गुस्सा महसूस कर सकते हो बिना किसी को चोट पहुंचाए। तुम दुख महसूस कर सकते हो बिना यह मान लिए कि तुम हमेशा दुखी रहोगे। तुम डर महसूस कर सकते हो बिना डर को अपना भविष्य घोषित किए। यही अवेयरनेस तुम्हें इमोशन और रिएक्शन के बीच स्पेस देती है। शरीर तुम्हें वापस वर्तमान में ला सकता है। हमारा माइंड समय में यात्रा करता रहता है, लेकिन शरीर हमेशा अभी में है। तुम्हारा शरीर कल की सांस नहीं ले रहा, वह अभी सांस ले रहा है। तुम्हारा दिल कल की धड़कन नहीं धड़क रहा, वह अभी धड़क रहा है। इसलिए टॉल बॉडी अवेयरनेस को प्रेजेंट में लौटने के एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी बस अपने हाथों पर ध्यान देना, उंगलियों को महसूस करना, पैरों के नीचे जमीन महसूस करना, सांस को ऑब्जर्व करना, अपने आसपास की आवाज़ें सुनना। यह कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन टेक्निक नहीं, यह सिर्फ तुम्हारा ध्यान उस चीज़ पर वापस लाना है जो इस समय वास्तव में मौजूद है। और धीरे धीरे तुम्हें पता चलने लगता है वर्तमान बहुत शांत है। शोर अक्सर उसके बारे में हमारे थॉट्स में होता है। क्या तुम एक थॉट के बिना कुछ सेकंड्स रह सकते हो? इसका मतलब यह नहीं कि माइंड को जबरदस्ती खाली कर दो, बल्कि अगली बार कोई थॉट आए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। एक थॉट आया, गुजर गया, दूसरा आया, गुजर गया। जैसे आसमान में बादल, तुम्हें हर बादल को पकड़कर घर नहीं ले जाना। थॉट भी ऐसे ही हो सकते हैं, कभी यूजफुल, कभी यूजलेस, कभी डरावने, कभी सुंदर। लेकिन अवेयरनेस वह आकाश है जिसमें वे आते जाते हैं। यह मेटाफर टॉल की पूरी फिलॉसफी को समझने में मदद करता है। तुम्हारा माइंड लगातार बदलता है, लेकिन तुम्हारे पास उस बदलाव को देखने की क्षमता है। दूसरे लोग तुम्हारे माइंड को कंट्रोल क्यों करते हैं? कभी किसी की एक छोटी सी बात पूरा दिन खराब कर देती है। किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया, अब तुम 10 घंटे तक उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो। वह व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन तुम्हारे माइंड में वह 10 घंटे से मौजूद है। यहाँ एक स्ट्रेंज क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति ने तुम्हें हर्ट किया, क्या वह अब भी तुम्हारे साथ है? नहीं, लेकिन उसकी मेमोरी तुम्हारे माइंड में एक्टिव है और तुम उसे बार बार इमोशनल एनर्जी दे रहे हो। इसका अर्थ यह नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लो, लेकिन तुम्हारे पास यह चॉइस है कि तुम उस घटना को कितनी देर तक अपने वर्तमान पर कब्जा करने दोगे। फॉरगिवनेस को भी टॉल इसी दिशा में देखते हैं, किसी को सही साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पास्ट की साइकोलॉजिकल पकड़ से मुक्त करने के लिए। यह बात रिलेशनशिप्स में और स्पष्ट दिखाई देती है। हम सामने वाले व्यक्ति को देखते कम हैं और उसके बारे में अपनी इमेज को देखते ज़्यादा हैं। यह हमेशा ऐसा करता है, यह कभी मुझे नहीं समझता, यह ऐसा इंसान है। एक बार आइडेंटिटी बन गई, फिर सामने वाला कुछ भी करे, हमारा माइंड उसी पुराने लेवल से उसे इंटरप्रेट करता है। लेकिन इंसान स्थिर नहीं है, वह बदलता है। तुम भी बदलते हो। अगर तुम किसी व्यक्ति को सिर्फ अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर देखते रहोगे, तो हो सकता है कि तुम उस व्यक्ति को वास्तव में देख ही नहीं रहे हो, तुम उसकी मेमोरी देख रहे हो। प्रेजेंट मोमेंट में किसी के साथ होना मतलब सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं, मतलब वास्तव में सुनना, वास्तव में देखना और अपने माइंड की ऑटोमेटिक स्टोरी को कुछ समय के लिए पीछे रखना। डर का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ रहता है? डर का एक हिस्सा वास्तविक खतरे से आता है। अगर सामने सड़क पर तेज गाड़ी आ रही है तो डर यूजफुल है, लेकिन साइकोलॉजिकल फियर अक्सर उस चीज़ से आता है जो अभी हुई नहीं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उसने छोड़ दिया तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर भविष्य खराब हुआ तो। माइंड पॉसिबिलिटीज जनरेट करता है और हमारी बॉडी उन पॉसिबिलिटीज पर रियल रिएक्शन दे सकती है। इसलिए कई बार हम ऐसी चीज से डर रहे होते हैं जो इस क्षण हमारे सामने है ही नहीं।
यही नाउ तुमसे वापस पूछता है, इस मोमेंट में एक्चुअल डेंजर क्या है? अगर कोई वास्तविक खतरा है तो एक्शन लो, अगर नहीं तो शायद तुम्हारा माइंड फ्यूचर का सिमुलेशन चला रहा है। डेथ के सामने नाव का अर्थ। किताब का एक गहरा हिस्सा मोर्टैलिटी से जुड़ता है। हम जानते हैं कि एक दिन यह शरीर नहीं रहेगा, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो। हम छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, पुराने आर्ग्यूमेंट्स को वर्षों तक ढोते हैं। लोग क्या सोचेंगे इस पर अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और लगातार उस फ्यूचर की तैयारी करते रहते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं। मृत्यु का विचार डराने के लिए ज़रूरी नहीं, वह एक प्रश्न भी बन सकता है। अगर समय सीमित है तो मैं इसे किस चीज़ में खर्च कर रहा हूँ? किसी ऐसी बात पर जिसे मैं बदल नहीं सकता, किसी ऐसे फ्यूचर पर जो अभी आया नहीं, या उस जीवन पर जो इस समय मेरे सामने है। नाव में जीना मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, यह भी एक ज़रूरी बात है। प्रेजेंट में जीना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देना नहीं, मतलब करियर छोड़ देना नहीं, मतलब पैसे की चिंता बिल्कुल ना करना नहीं, मतलब गोल्स खत्म करना नहीं। तुम इंजीनियर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, बिजनेस चला सकते हो, फैमिली संभाल सकते हो, अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर सकते हो और फिर भी प्रेजेंट में रह सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो लेकिन साइकोलॉजिकल रूप से फ्यूचर में रह नहीं रहे। तुम एक्शन लेते हो लेकिन अपने पूरे अस्तित्व को आउटकम से नहीं बांधते। तुम प्लान बनाते हो लेकिन प्लान को रियलिटी नहीं मानते। तुम गोल रखते हो लेकिन आज के जीवन को सिर्फ उस गोल तक पहुंचने की सीढ़ी नहीं मानते। शायद हमें जिंदगी को ठीक करने से पहले उसे देखना सीखना है। हम अक्सर अपने जीवन को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। कुछ गलत है, उसे ठीक करना है, फिर कुछ और गलत मिलता है, उसे ठीक करना है, फिर पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, फिर करियर इंप्रूव करना है, फिर रिलेशनशिप, फिर हेल्थ, फिर फाइनेंसेस। और इस पूरी प्रोसेस में एक सवाल छूट जाता है, जो इंसान यह सब ठीक करने की कोशिश कर रहा है, क्या वह इस समय मौजूद भी है? टॉल का इनविटेशन शायद इसी तरफ है। पहले देखो, फिर एक्शन लो। पहले अवेयरनेस, फिर चेंज। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड से किया गया चेंज भी कई बार उसी पुराने पैटर्न को दोहरा देता है। तो आखिर पावर ऑफ नाउ क्या है? यह कोई जादुई शक्ति नहीं, यह कोई ऐसी टेक्निक नहीं जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जिंदगी में फिर भी लॉस होगा, फेलियर होगा, अनसर्टेनिटी होगी, कुछ चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर रहेंगी, लेकिन शायद एक बदलाव संभव है। तुम हर घटना के साथ ऑटोमेटिकली मर्ज होना बंद कर सकते हो। तुम थॉट को थॉट की तरह देख सकते हो, इमोशन को इमोशन की तरह महसूस कर सकते हो, पास्ट को टीचर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो और फिर भी अपने वर्तमान को खोने से बचा सकते हो। आखिरी सवाल, अब वापस उसी जगह आओ जहां से हमने शुरुआत की थी। तुम इस समय यहां हो, तुम्हारा शरीर यहां है, तुम सांस ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा माइंड वह कहाँ है? किसी पुराने रिग्रेट में, किसी आने वाली चिंता में, किसी ऐसी कॉन्वर्सेशन में जो खत्म हो चुकी है, किसी ऐसे फ्यूचर में जो अभी अस्तित्व में ही नहीं आया। अगर हाँ तो खुद को दोष मत दो, माइंड का यही स्वभाव है। लेकिन अगली बार जब तुम्हें इसका एहसास हो, बस वापस आ जाना, अपनी सांस पर, अपने शरीर पर, अपने आसपास की आवाज़ों पर, इस कमरे पर, इस मोमेंट पर। क्योंकि तुम्हें अपने पूरे जीवन को एक साथ ठीक करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें भविष्य की सारी समस्याएं आज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अतीत को बदलने की ज़रूरत नहीं। इस क्षण में सिर्फ एक सवाल काफ़ी है, अभी वास्तव में क्या हो रहा है? शायद जवाब बहुत साधारण होगा, तुम बैठे हो, सांस ले रहे हो, कुछ सुन रहे हो, और शायद एक क्षण कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तुम्हारे अगले विचार में होगी, और वह विचार आएगा, फिर दूसरा आएगा, लेकिन अब तुम उन्हें देख सकते हो। और शायद यही वह छोटा सा अंतर है जहाँ फ्रीडम शुरू होती है। क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारे थॉट्स में नहीं हो रही, वह तुम्हारी मेमोरीज में नहीं हो रही, वह तुम्हारी कल्पनाओं में नहीं हो रही। वह उस दिन नहीं होगी जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, वह अभी हो रही है। जिस क्षण तुम यह सुन रहे हो, वह क्षण जा रहा है और यह दोबारा कभी बिल्कुल उसी रूप में वापस नहीं आएगा। इसलिए शायद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होगा, बल्कि जो इस समय हो रहा है, क्या मैं उसके लिए वास्तव में मौजूद हूँ? क्योंकि हो सकता है तुम जिस शांति को सालों से भविष्य में खोज रहे हो, वह भविष्य में हो ही नहीं। हो सकता है
तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस वापस आना है अभी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग द क्वाइट थिंकर। स्लो थॉट्स, क्वाइट माइंड, डीप लाइफ।